निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? संपीड़ित वायु को, स्प्रिंग को, बैटरी को, संधारित्र को। ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी और डी सभी को। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? संपीड़ित वायु को, स्प्रिंग को, बैटरी को, संधारित्र को। इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऊर्जा संग्रहण के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी एवं संधारित्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। संपीड़ित वायु में दबाव ऊर्जा के रूप में एक बड़ी संभावित ऊर्जा होती है। उसका उपयोग बिजली के उपकरणों में होता है, जैसे एयर हैमर, ड्रिल, वॉच। स्प्रिंग एक ऐसा उपकरण है जिसे लचीलेदार या लचीला बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य लोड की क्रिया के तहत विक्षेपण करना है। लोड को हटाने पर यह अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण के लिए तथा अटकों को झेलने में किया जाता है। बैटरी ऊर्जा संग्रहण ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊर्जा भंडारण के सामान्य उदाहरण रिचार्जेबल बैटरी है, जिसका प्रयोग हम मोबाइल फोन में करते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऊर्जा संचित रहती है। यह एक यंत्र है जिसमें संरक्षित रखी जाती है और ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मोटरों में, छत के पंखे में, कूलर की मोटर इत्यादि में होता है। ब्लू चिप क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है। इसके शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। प्रायः यह कंपनियाँ पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती है और अपने अपने सेक्टर की अग्रणी कंपनी के रूप में जानी जाती है। लार्ज मार्केट कैप की कंपनियां भारत में इस स्तर पर सभी कंपनियां कम से कम 20,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। इस प्रकार की कंपनियों का इतिहास काफ़ी अच्छा रहता है, लगातार लाभ कमाने वाली होती है। पूंजी के मुकाबले कर्ज काफ़ी कम रहता है। लाभांश देने का बढ़िया रिकॉर्ड, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट, बड़ा मार्केट आधार आदि इन कंपनियों के शेयरों अर्थात ब्लू चिप शेयरों की बहुत अधिक मांग होती है। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 51% भू भाग पर लागू हुई। 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। 1820 से 1827 में जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना तब उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। इस व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्तें तय की गई। लगान की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष 1825 ईस्वी में लागू किया गया। यह व्यवस्था 1858 ईस्वी तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। 68 बीपीएससी। इस व्यवस्था में लगान के निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह महाल को इकाई माना गया था। मार्टिन वर्ट को उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा गया है। महालवाड़ी व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 30% भूमि पर लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शॉर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट के विचारों पर आधारित भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू किया। 1790 ईस्वी में वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई, लेकिन 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसी व्यवस्था को अस्थायी कर दिया, जिससे अस्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें जमींदारी लगान का 11वां भाग अपने आसपास रखे तथा शेष भाग 89% भाग कंपनी कोष में जमा करना रहता था। यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार व उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? सेल। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है?
शेल, इसके बारे में और अधिक जानकारी विस्तार से प्राप्त करते हैं। शेल आग्नेय चट्टान नहीं है। क्ले या शेल अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों के निर्माण विधि के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा के जमने से होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण निम्न हैं: ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, डायोडाइट, ग्रेबो, पीच स्टोन और प्यूमिस आदि। अवसादी चट्टान, चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से अवसादी शैल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होती है, इसलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान 5% है। अवसादी चट्टान का उदाहरण बलुका पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट आदि। कायांतरित चट्टान उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से एवं उच्च ताप की वाष्प व जल की रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप बनी चट्टान कायांतरित चट्टान कहलाती है। इस चट्टान में कठोरता एवं दृढ़ता भी सर्वाधिक होती है। इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण हीरा, संगमरमर, अभ्रक एवं क्वार्टजाइट आदि हैं। आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बने शैल ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट या शिस्ट। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बने शैलें क्ले एवं शैल सलेट, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? इंग्लैंड। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? इंग्लैंड। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 इंग्लैंड ने भारत को हराकर जीता था। 12वां आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजक न्यूजीलैंड है। 12वां आईसीसी विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपने कब्जे में कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अब इसके बारे में और अधिक विस्तार से समझते हैं, जानते हैं। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए अणुओं की रचना होती है। इस परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है जिसका गुणधर्म मूल पदार्थ के पूर्णतया भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कुछ रासायनिक परिवर्तन निम्न हैं: लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम का तार का जलना, आटा से रोटी बनना। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अणुओं की रचना को बिना बदले ही पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों जैसे अवस्था, आकार, विद्युतीय गुण इत्यादि बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कुछ भौतिक परिवर्तन निम्न हैं: जल का जमकर बर्फ बनना, चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, स्प्रिंग का खींचना, बादलों का बनना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना आदि। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? रिलायंस। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? रिलायंस। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस जियो इंफोकॉम ने जुलाई 2017 में एशिया, अफ्रीका, यूरोप AAE-1 समुद्री केबल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? राष्ट्रपति। अब इसके बारे में और अधिक जानकारी विस्तार से प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं। परिषद में प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक इस परिषद का पदेन सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सुझाव देना है। अंतर्राज्यीय परिषद पर विभिन्न राज्यों के मध्य अथवा केंद्र और एक से अधिक राज्यों के मध्य समान हितों से संबंधित विषयों की जांच करने और उन पर सलाह देने का दायित्व भी
है। अंतर्राज्यीय विषयों से संबंधित नीतियों और कार्यवाहियों के बेहतर समन्वय के लिए भी यह परिषद अनुशंसाएं कर सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य कानून और गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित हो सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी होगी। नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है और केंद्र व राज्य सरकारों को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह अस्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? खड़गपुर। कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? खड़गपुर। इसे और विस्तार में जानते हैं। खड़गपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब मेडिकल की भी पढ़ाई कराने जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डॉक्टर VC राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं रिसर्च आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का प्रारंभ करने वाला था। वर्ष 2021 से प्रारंभ करने की योजना थी। पहले चरण में IIT खड़गपुर 50 सीटों के साथ कोर्स शुरू करेगा। दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 100 सीटों तक कर दिया जाएगा। यह राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। भारत में अभी तक 23 तकनीकी शिक्षा संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इसमें से 11,279 सीटें हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। इसे और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर विहार इंडोनेशिया के मध्यवर्ती जावा प्रांत के मगेलॉन्ग नगर में स्थित है। यह महायान बौद्ध विहार है। यह 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण 750 से 854 ईस्वी के बीच शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया था। अंकोर वाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह रवमेट साम्राज्य में भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर बना था। वर्तमान में संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? रावी नदी तट पर। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? रावी नदी तट पर। इसके बारे में और अधिक सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। इसी स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस स्थल से अन्नागार एवं बैलगाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के 6 नगरों में से एक नगर हड़प्पा भी था। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग की खोज रेलवे लाइन निर्माण के कारण हो गया था। सरस्वती नदी सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे बसे होने का प्रमाण मिला है। वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी को राजस्थान की नदी कहा गया है। सरस्वती नदी को इसकी श्रेष्ठता के कारण नदियों की माँ यानी नदी तमा कहा गया है। कुछ भूगोल वेदा घड़गड़ एवं सरस्वती नदी को एक मानते हैं। सिंधु नदी के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। उसमें से मोहनजोदड़ो, आमड़ी, सुतका, गेंडोर, चनहुद्रो आदि हैं। KNO2 रासायनिक सूत्र है पोटेशियम नाइट्राइट का। KNO2 रासायनिक सूत्र है पोटेशियम नाइट्राइट का। पोटेशियम नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र KNO2 है। सिल्वर नाइट्रेट, लूनक, कॉस्टिक, AgNO3। यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसको एंटीसेप्टिक गुणों के कारण जाना जाता है। इसका उपयोग घाव और जलन में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। इसका उपयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में होता है। सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर AgCl होता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। यह एक रासायनिक यौगिक है। सिल्वर आयोडाइड इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फंगस शोपोशी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फंगस शोपोशी। इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। कवक फंगस पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पति जंतुओं तथा उसके मृत शरीर पर आश्रित रहते हैं। यह परजीवी के रूप में भी रहते हैं। परजीवी पादप अपना भोजन के लिए पूर्ण आंशिक रूप से अन्य पादपों पर आश्रित रहते हैं, जिन्हें परजीवी कहते हैं। अन्य अंतर्गत दूसरे जीवों को आधार बनाकर जीवित रहने वाला पौधा एक प्राणी आते हैं। अमरबेल
एक लता है। यह प्रायः बबूल, बेर आदि पेड़ पर लिपटी नजर आती है। स्वपोषी के अंतर्गत जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है। सभी हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल एवं कुछ जीवाणु तथा कुछ अधिकांश एक कोशिकीय जीवों में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। इस प्रकार से पोषण करने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं। आंशिक मूल परजीवी चंदन का पेड़ एवं आंशिक मूल परजीवी है जो दूसरे पौधों के मूलों पर उगते हैं और उससे जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। नेपेथिज, यह मांसाहारी पौधा ये छोटे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसी कुल का पौधा घटपर्णी है जो लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन और कार्बन के सरल संयोजन से प्राप्त किया जाता है। ये गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। वायु उपस्थित ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर है। वायु अनेक गैसों का अनुपातिक मिश्रण है जिसमें से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आदि विभिन्न गैसों का अनुपात निश्चित होता है। इन गैसों के अनुपात में परिवर्तन से वायु प्रदूषण होता है। प्रमुख वायु प्रदूषक भारी धातु कण में सीसा, बेंजीन, पारा, कैडमियम इत्यादि है। सल्फर के ऑक्साइड जो वायु प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3 आदि है। नाइट्रोजन के यौगिक जो वायु प्रदूषक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM कणिकाएं पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर और SPM सबपेंटेड पार्टिकुलेट मैटर निलंबित कणकीय पदार्थ है। हाइड्रोकार्बन में अमोनिया NH3 वायु प्रदूषक अन्य वायु प्रदूषक है। तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड, धूल तथा धुएं के कण, एरोसोल्स इत्यादि है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? हरियाणा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किया था। ऑपरेशन दुर्गा दस्ता राज्य में मंचलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने के हेतु एक दस्ता बनाने का फैसला किया है। इस दस्ता का नाम ऑपरेशन दुर्गा रखा गया है। ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है, जिसके द्वारा अब ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। मेरी सहेली अभियान के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टीम महिला यात्रियों को जागरूक करेगी। मिशन शक्ति के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं में अपने अधिकार और कानून के प्रति जागरूकता फैला रही है। मिशन शक्ति के द्वारा महिला अपराधों पर भी लगाम लगी है। मिशन शक्ति के द्वारा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान को ऑपरेशन के रूप में संचालित किया गया। सुनहरी गोल्ड चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। सुनहरी गोल्डन चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। इसकी और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। गोल्डन राइस सुनहरी चावल एक जीन संवर्धित फसल है जिसमें से विटामिन ए, बीटा कैरोटीन की विशेष रूप से आपूर्ति रहता है। विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी के कारण बढ़ते रोगों की तीव्रता से निपटने के लिए गोल्डन राइस का विकास किया गया है। गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश फिलीपींस है। सुनहरी चावल का निम्नलिखित लाभ है। यह भोजन में विटामिन ए की कमी को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है जिससे दृष्टिहीनता, कैंसर आदि रोगों से बचा जा सकता है। दूसरा, यह निम्न वसा और निम्न सोडियम आधारित खाद्य है, अतः यह उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या को सीमित करता है। तीसरा, यह जठर संबंधी समस्या को दूर करता है। इसके नकारात्मक पक्ष निम्न हैं। गोल्डन राइस परंपरागत जैविक चावल की किस्में को प्रतिस्थापित करके पर्यावरण और कृषकों की आजीविका को खतरे में डाल सकता है। दूसरा, गोल्डन राइस से भोजन की विविधता समाप्त हो सकती है। यह केवल चावल आधारित डाइट को ही प्रोत्साहन देती है। गोल्डन राइस के विकास और प्रचार में करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। अस्थायी समुदाय भी गोल्डन राइस का विरोध कर रहे हैं। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस जैसी GM फसल की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रीन पीस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने GM गोल्ड राइस का तीव्र विरोध किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2017 को पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर राजीव कुमार जाने माने अर्थशास्त्री और भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई किताबें भी लिख चुके हैं। अरविंद पनगडिया नीति आयोग के पहले CEO हैं। अरविंद पनगडिया अर्थशास्त्री एवं मुक्त व्यापार के समर्थक हैं।
कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी तथा सीईओ परमेश्वरम अय्यर हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग का यह पहला मास है चैत। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग का यह पहला मास है चैत। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है। वह शक संपत्ति पर आधारित होता है या आधारित है। 22 मार्च 1957 से सरकारी प्रयोजनार्थ एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र का है। वह अंतिम महीना फाल्गुन होता है। मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? 7.5 से 8.0। मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? 7.5 से 8.0। मानव रक्त का पीएच 7.4 से 8.0 ऑप्शन 7.5 से 8.0 के बीच होता है। रियल में होता है 7.4 से 8.0 के बीच, लेकिन यह ऑप्शन में है 7.5, इसलिए 7.5 ही लगाएंगे। पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन अम्लों विलयनों के पीएच का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयनों के पीएच मान 7 होता है। मोह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। कुछ समान पदार्थों का पीएच मान निम्न है। पदार्थ पीएच मान: नींबू 2.2 से 2.4, सिरका 2.4 से 3.4, शराब 2.8 से 3.8, टमाटर का जूस 4.0 से 4.4, बियर 4.0 से 5.0, कॉफी 4.5 से 5.5, मानव मूत्र 5.5 से 7.5, मानव लार 6.5 से 7.5, मानव रक्त 7.3 से 7.5, दूध 6.4। पुस्तक आई डू व्हाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? रघुराम राजन। पुस्तक आई डू व्हाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? रघुराम राजन। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आई डू व्हाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व नामक के पुस्तक पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम गोविंद राजन की पुस्तक है। भारतीय रिजर्व बैंक के ये 23वें गवर्नर थे। उनका कार्यकाल 2013 से 2016 था। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्ष 1997 में ये अंग्रेजों की सुप्रसिद्ध लेखिका और समाजसेवी है। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं अन्य कई आंदोलनों में भाग लिए हैं। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय राजनेता और लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर को घटा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या अपनाना चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। इस पर थोड़ा और चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिए। जब कोई अर्थव्यवस्था अस्फीतिकारी परिस्थितियों से गुजरती है तब मुद्रा निर्गम के नियमों को कठोर बनाना होता है। मुद्रास्फीति के 2 कारण से उत्पन्न होते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की समग्र पूर्ति के मुकाबले उनकी समग्र मांग से अधिक वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ती है तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पादन लागतों जैसे मजदूरी, करों या आयात लागतों में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी सरकार की नीतियां निम्न हैं: ऋणार्थ प्रबंधन, अतिरिक्त मुद्रा निर्माण, उदार ऋण एवं साख नीति, युद्ध जनित अनुत्पादक व्यय, प्रतिगामी कराधान नीति, प्रशुल्क एवं व्यापार नीति एवं कठोर उद्योग नीति आदि। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय: राजकोषीय उपाय, संतुलित बजट बनाना, अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना, प्रगतिशील कारोबार, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना, बचतों को प्रोत्साहित करना, उत्पादन में वृद्धि करना इत्यादि। मौद्रिक उपाय: मुद्रा निर्माण के नियमों का कठोर बनाना, मुद्रा की मात्रा को संतुलित करना, कठोर राख नीति अपनाना। तेज क्या है?
डिजिटल पेमेंट ऐप। तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप। गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन का नाम तेज एप्लीकेशन है। रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए UTS ऐप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा IRCTS ऐप भी है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं। चंगेज खान दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का समकालीन था। चंगेज खान एक मंगोल नेता था। वह निर्दयी, बेहद अनुशासित, शक्तिशाली, चतुर मंगोल शासक था। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश सर्की वंश का था एवं इलवरी तुर्क था। इसका शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थापित किया था। इसी के समय भारत पर मंगोल आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। इसके द्वारा उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। यह शासक बाजार नियंत्रण व्यवस्था के कारण भी जाना जाता है। इसमें कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक था तथा उसने उलुग खां की उपाधि धारण किया था। उसने शासनकाल 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। उसने कृषि की उन्नति के लिए अमीर एक कोही नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी लोदी वंश का शासक था। इसने आगरा नामक नवीन नगर 1504 ईस्वी में बसाया एवं 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उसने भूमि के नाप के लिए एक पैमाना गज-ए-सिकंदरी प्रारंभ किया था। NAFTA के सदस्य हैं USA, कनाडा और मैक्सिको। NAFTA के सदस्य हैं USA, कनाडा और मैक्सिको। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा NAFTA उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता के सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको हैं। इसे अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता के रूप में जाना जाता है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था। इसलिए नाफ्टा ने 3 देशों के बीच मुक्त व्यापार और निवेश के लिए अधिकतर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को व्यवस्थित रूप से हटा दिया गया। इसमें 3 देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाला कर को समाप्त कर दिया गया। ट्रेडमार्क, पेटेंट और करेंसी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार संबंधी काफ़ी सुगम नियम बनाए गए। वर्तमान उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता NAFTA के स्थान पर अब आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता USMCA के तौर पर जाना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की निजता के आधार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया? अनुच्छेद 21 के अधीन। सर्वोच्च न्यायालय की निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? अनुच्छेद 21। थोड़ी सी और जानकारी इसमें प्राप्त कर लेते हैं। विभिन्न विवादों पर निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार अंतर्निहित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में से समस्त आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने में सक्षम है। न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार से मानव होने के कारण सम्मानपूर्ण बनाने में सक्षम है। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार। विभिन्न विवादों एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में अंतर्निहित अधिकार, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 20 में अंतर्निहित अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।